वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं डैन डैन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 9, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको 18+ की वार्निंग दे दी गई है, क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसे वैसे सीन होने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप 18+ नहीं है तो फिर मत देखिएगा। बाकी मुझे तो पता ही है कि कितने 18+ लोग देख रहे हैं। एनीवेज गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जो एक्रोबैटिक सिल्की होती है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वो लड़ रही होती है हमारे बंदे से, हमारे बॉक्सर से। वहीं दूसरी तरफ हमारा अपना ओकारुन हो चुका होता है नंगा पुंगा। उस नंगे पुंगे ओकारुन को देख के एक्रोबैटिक सिल्की बोल रही होती है कि ओहो, तुम मेरे सामने बिना कपड़े पहने आए हो, इसका मतलब कि तुम अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। और वो इस चीज के लिए कम्प्लीटली तैयार होती है। एनीवेज, तब तक ओकारुन कट लेता है अपने लिए कुछ कपड़े खोजने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एक्रोबैटिक सिल्की लड़ रही होती है उस बॉक्सर से और उस सरपोज से। वो बॉक्सर के पंचेस होते तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्योंकि कोई भी पंच कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं, इसलिए एक्रोबैटिक सिल्की को उससे लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जो एलियन होता है वो उसको अपनी साइकिक वेब से अटैक करके थोड़ी बहुत तो मदद दे ही रहा होता है, पर वो बीच बीच में बॉक्सर को भी हिट कर दे रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन को कपड़े नहीं मिल रहे होते हैं। अभी भी ओकारुन कपड़े खोज रहा होता है। एक्रोबैटिक सिल्की और वो बॉक्सर लड़ रहे होते हैं और इवन एक्रोबैटिक सिल्की उस बॉक्सर को शील्ड की तरह बना के बहुत बार बच भी रही होती है। वो कह रही होती है उस बॉक्सर से, क्या तुम मुझे बटाना चाहते हो? मैं तुमसे नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरे दिल में ऑलरेडी एक लड़का है, पर चलो कोई बात नहीं, तुम जितना भी कोशिश करना चाहते हो उतनी बार कोशिश कर सकते हो। और मेरी जैसी अट्रैक्टिव लेडी सबको इनफ चांस देती है। उसके बाद वो उसको एक लात मारती है और उसका सर घुसा देती है छत के ऊपर। पर इससे पहले वो सामने खड़े एलियन का बैंड बजा पाए, वो एक कमाल का साइको अटैक यूज करता है और उसको दीवार से टकरा देता है। और क्योंकि वो अपनी साइको वेव्स यूज करने लगता है तो इसी कारण उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी अनडन होने लगती है। इसके बाद एलियन बोलने लगता है कि बहुत कमाल की बात है कि इस बिल्डिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर है और वो हेल्प करेगा इनको एवोल्यूशन में। तब तक तो और एलियन आ जाते हैं और उसके साथ साथ होता है हमारा बॉक्सर और फिर से लोग लड़ने के लिए कम्प्लीटली तैयार होते हैं। फिर वो बॉक्सर चिकिटीटा बोलते हुए एक कमाल का लेफ्ट हुक मारता है एक्रोबैटिक सिल्की के पेट में और वो नीचे जाके गिरती है। ओकारुन अभी भी कपड़े खोज रहा होता है, पर वो डिसाइड करता है कि भाई अब कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो थोड़ा बहुत टहल के थोड़ा बहुत ज्ञान दे के तैयार हो जाता है, वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्बोग्रनी का पावर यूज करके। ट्रांसफॉर्म होते ही वो सबसे पहले कहता है कि यार मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे घर जाना है। पर इससे पहले कि वो कोई बहुत लंबा चौड़ा अटैक कर पाए, जो वहाँ पे खड़े तीनों सरपोस होते हैं वो अपनी साइकोकिनेसिस यूज करके एक ऑसम जोन क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर कोई भी पावर यूज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यूज करना छोड़िए, वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे होते हैं। और उधर चिकिटीटा बोलने वाला बॉक्सर ओकारुन के सर के ऊपर मुक्के के ऊपर मुक्के बरसाए जा रहा होता है, पर तभी ओकारुन अपने हाथ से रोक लेता है उसके पंचेस और वापस फाइट बैक करने लगता है। इस सीन में हमको पता चलता है कि वापसी हो चुकी है हमारी मोमो अयासे की और उसी की मदद से ओकारुन एक कमाल का हेड स्लैम देता है जिससे कि वो बॉक्सर को कम्प्लीटली बाहर कर देता है। फिर होती है कमाल की एंट्री मोमो अयासे की। मोमो अयासे कहती है कि देख रहे हो, यही होता है अगर तुम किसी और लड़की के साथ मेकआउट करते हो, क्योंकि हमने पिछले सीन में देखा था कहाँ पे आयरा और ओकारुन एक दूसरे के ऊपर लदे पड़े होते हैं। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद आयरा और ओकारुन भाग के जाते हैं मोमो अयासे के पास। आयरा कहने लगती है कि बहुत अनोइंग सी बात है, पर हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, इसलिए आने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसके बाद वो कहती है कि चलो केंटाकाकुरा लड़ने चलते हैं। और ये नाम सुनते ही मोमो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो अपनी पावर यूज करना बंद कर देती है। तो फिर से वापस साइकोकिनेसिस की पावर यूज करके दोनों को कम्प्लीटली शट डाउन कर देता है। वहाँ पे खड़े बाकी एलियन। फिर हमको दिखाया जाता है वो जो बॉक्सर होता है उससे एक सर्पो मिलने आता है, उसके सर के ऊपर लात घुसा बरसाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पे में हम लोग कट कर देंगे अगर तुम फाइट अच्छे से नहीं करोगे। ये सुनने के बाद हमारा बॉक्सर एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक श्रिम्प के अंदर। और फिर वो बोलने लगता है कि मैं अपने करेज को दिखाऊंगा पूरी दुनिया के सामने। इसके बाद वो खुद को बिजनेसमैन बोलने लगता है और अपने पंचेस लॉन्च करने लगता है। और ये पंचेस इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहे होते हैं। और इन दोनों की कटाई चटाई करने लगता है और लोग को तब तक मारने की कोशिश करता है जब तक वो हिलना ना बंद कर दें। पर तभी अपनी पावर यूज करती है वापस मोमो अयासे और वो कहती है कि वो नाम यानी कि केंटाकाकुरा का नाम दोबारा मत लेना। इसके बाद दोनों लोग फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक तरफ एक्रोबैटिक सिल्की एक लात बरसाती है हमारे स्ट्रीम के ऊपर, पर वो इजीली उसको ब्लॉक कर देता है और उसको पंच से हिट करने की कोशिश करता है, जो कि इतना फास्ट होता है कि सिल्की को नहीं दिखाई दे रहा होता है। पर हमारी केंटाकाकुरा यानी कि ओकारुन को तो बहुत इजीली दिखाई दे रहा होता है। फिर वो दोनों लोग कंबाइन होकर लड़ाई करने लगते हैं। एक्रोबैटिक सिल्की कहती है कि तुम लोगों ने अभी कहा कि मैं पावर लैग करती हूँ, पर मैं अगर तुम्हारे वीक शॉट्स पे मारूं तो फिर तुम आराम से नीचे गिर जाओगे। इसके बाद हमारा श्रिम्प वाला आदमी नीचे गिर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयरा और ओकारुन सटे सटे लड़ाई कर रहे होते हैं, जिसपे मोमो गुस्सा के कहती है कि तुम लोग इतना पास में रहोगे तो तुम लोग एक इजियर टारगेट बन जाओगे। जिसपे आयरा कह रही होती है कि नहीं, तुम झूठ मत बोलो, तुम बेसिकली हमसे जेलस हो रही हो। यही सब बातें हो रही होती हैं, तब
तक वापस श्रिम्प बंदा वापस खड़ा हो जाता है और बाकी जो तीनों एलियन होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी पेमेंट में 60% कट कर देंगे अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे। तब तक वहाँ पे बहुत सारा पानी आ जाता है, सब लोग पानी के अंदर डूब जाते हैं। इवन जो स्कूल की बिल्डिंग होती है वो भी पानी में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पे आ जाता है वो डायनासोर जैसा दिखने वाला बंदा। उस क्रिएचर के आते ही ओकारुन बताता है कि इसका नाम नेसे है, पर क्योंकि ये कामिनागी सिटी में है तो इसको कामी नेसे बोलना चाहिए। वैसे मैं आप लोग को एक छोटा सा हिस्ट्री लेसन दे देता हूँ। इसको नेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेक लॉस नेस में पाया गया था पहली बार, तो इसका नाम नेस पड़ गया, तो इसलिए अगर ये कामिनागी सिटी में है तो फिर इसका नाम कामी नेसे होना चाहिए। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हुए उस नेस को देखते ही वहाँ से कट लेती है मोमोया से और उन लोग को वहाँ से कटने के लिए भी कहती है, पर ओकारुन तो फुल ऑन नर्ड मूड हो गया होता है और ये बात बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है आयरा का, तो इसलिए दोनों लोग बैठ के नेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तक तीनों पीछे खड़े एलियन पूछते हैं नेस से कि तुम्हारा काम था कि तुम मोमो को रोक के रखो और तुम मोमो को रोक के क्यों नहीं रख पाए इससे पहले कि वो सेंटेंस कंप्लीट कर पाए। जो नेस होता है वो एक ही लेजर बीम में उसका सर की धज्जियां उड़ा देता है और उसको बीच से काट देता है। ये देखने के बाद ओकारुन को रियलाइज होता है कि जो हमारा नेस है वो कोई अच्छा इंसान तो नहीं है और फिर उसकी भी फट जाती है और वो भी वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद मोमो कहती है कि मैं तो बहुत टाइम से कह रही थी कि ये खराब बंदा है, तुम ही लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तब तक हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा शिम्प वाला बंदा होता है वो एक कमाल का पंच लॉन्च करता है और आयरा जाके सीलिंग से टकरा जाती है। हमको बताया जाता है कि बिजनेसमैन यानी कि हमारा श्रिम्प बंदा, इसके पंचेस बहुत ज्यादा और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं पानी के अंदर, पर फिर भी इसको सांस लेने के लिए ऊपर आना होता है। फिर इसके बाद ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है टर्बो ग्रैनी के अंदर क्योंकि अपने टर्बो लेग से यूज करके वो पानी के अंदर बहुत तेज स्विम कर सकता है। पर तभी उसको पता चलता है कि क्योंकि टर्बो ग्रैनी नहीं स्विम कर सकती है इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद वो भी स्विम नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मोमो और ओकारुन लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे मोमो कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग इस दिक्कत में फंस गए होते हैं, तुम ही थे जो कि आयरा के साथ ऐसी वैसी हरकतें कर रहे होते हैं। जिसमें ओकारुन कहता है कि अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, मैं सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर देता, हम लोग इस सिचुएशन में फंसते ही नहीं। वो कंटिन्यूसली कह रहा होता है आयासे से कि मेरी बात सुन लीजिए। इसके बाद दोनों लोग वंस अगेन टीम अप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर हमें जैसा पता है क्योंकि ओकारुन स्विम नहीं कर सकता है तो इसलिए उन लोग को स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि मोमो अपने हाथों का यूज करके बेसिकली ओकारुन को पकड़ लेगी और उसको बेसिकली बोट की तरह यूज करेगी ताकि वो लोग फ्लोट कर सकें और वहीं उसके पैर काम करेंगे प्रोपेलर की तरह ताकि वो लोग बहुत हाई स्पीड में भाग सकें और यह यूज करके वो लोग ऊपर उड़ जाते हैं और बचा ले जाते हैं आयरा को। आयरा को पानी में से निकालने के बाद मोमो अपनी साइकी पावर यूज करके उसने जो भी पानी सॉल्व किया होता है उसको बाहर निकाल देती है ताकि वो वापस ठीक हो सके। इसके बाद आयरा और मोमो दोनों लोग कपड़े उतार देते हैं क्योंकि अगर वो लोग कपड़े पहने रहेंगे तो उन लोग के पानी में बहुत ज्यादा स्पीड धीमे हो जाएगी। इसके बाद जो सर्प होता है वो हमको दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि कैसे तुम सब लोग नल्ले बेरोजगार हो, जो नेस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है पर वो सब पे अटैक करता है, तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो पर तुम पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो, इसी कारण ये लोग जो है वो लोग बहुत इजीली से एस्केप कर गए हैं। फिर से वैसे सीन कट होता है और आयरा अपनी बकवास कर रही होती है, वो कह रही होती है क्योंकि आप लोगों ने मुझे लॉन्जरी में देख लिया है इसलिए अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, जिसपे ओकारुन कोई कमेंट नहीं करता है और वो लोग फिर से वंस अगेन लड़ने के लिए जाते हैं उस मॉन्स्टर की तरफ। पर तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होते हैं यानी कि तीनों के तीनों, हमारा पंचिंगा है, हमारा सर्पो द एलियन और नेस, तीनों लोग फ्यूज हो चुके होते हैं और वो अपने मुंह से बहुत पावरफुल वाटर कंप्रेशन ब्लास्ट कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो सोचते हैं कि अब इनसे लड़ना कैसे पॉसिबल होगा। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो एलियन अटैक करने के पहले अपने गले से पानी बहुत सारा सक करता है ताकि वो हाई कंप्रेशन लॉस कर सके। ये देखने के बाद तीनों लोग प्लान बनाते हैं कि उसके गले को वो लोग ब्लॉक कर देंगे और उसके अटैक को रोक देंगे। एक्रोबैटिक सिल्की अपने बालों का यूज करके वैसा करती भी है और उसको लात मारने ही वाली होती है, पर तभी उस श्रिम्प के पंचेस का यूज करके एक्रोबैटिक सिल्की की धुलाई कर दी जाती है। हमको बताया जाता है कि जो सामने मॉन्स्टर है इसके हाथ बने हुए उस श्रिम्प गाय के पंचेस के, इसका मुंह है उस नेस का और इसको कंट्रोल कर रहा है हमारा सर्पो। एक्रोबैटिक सिल्की को वहां से निकालने के बाद तीनों लोग वंस अगेन भागने लगते हैं। आयरा यानी कि एक्रोबैटिक सिल्की बहुत ज्यादा हर्ट भी होती है पर वो लोग क्या ही कर सकते हैं क्योंकि वो तो बस भाग ही रहे होते हैं। इसके बाद ओकारुन कहता है कि मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लोग केवल तभी जीत सकते हैं जब ये लोग पानी के बाहर होंगे। ये सुनने के बाद मोमो ऐसी कहती है तब हम लोग ऐसा ही करेंगे। एमियन ऐसा कहती तो नहीं है पर इम्प्लाई तो ऐसा ही करती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, तीनों लोग वापस बिखर जाते हैं। मोमो के सामने होता है वो एलियन। कोई एलियन कह रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो तो हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हारी टिंचिक टैंगियां करने वाले हैं, हम तुम्हें पानी में डूबने के लिए भी छोड़ सकते हैं पर क्योंकि अब हमारे पास मौका है ही तो हम लोग तुम्हें मुक्को से मार देंगे। इसके बाद वो अपना मुक्का लॉन्च करने चलता है पर उससे पहले मोमो ऐसे वहां का सारा पानी रिपेल कर देती है और क्योंकि श्रिम्प के पंचेस की पावर इतनी ज्यादा होती है तो वो अपना हाथ ही कम्प्लीटली शेड कर देता है। बेसिकली उसके पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसकी बॉडी उसको विदोल्ड नहीं कर पाती है और इसी कारण से उसके दोनों हाथ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद जो सर्प होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी भी इस सांप की तरह रह के पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकता हूँ पर तुम नहीं। मोमोया से अपनी पावर्स का यूज करके किसी तरीके से उसको होल्ड कर रही होती है पर वो यूज करने वाला होता है एक और वाटर कैनन, पर इससे पहले वो कर पाए हमारी एक्रोबैटिक सिल्की उसके गले को रोक देती है अपने बालों का यूज करके और वो मोमोया से का हाथ यूज करके एक बहुत लंबा
चौड़ा पाथ बनाया जाता है उसके मुंह तक ओकारुन के लिए, और ओकारुन उस पाथ पर दौड़ते हुए कमाल का अटैक करता है और फाइनली बैंड बजा देता है उस नशे की। और इसी के साथ साथ ये फाइट फाइनली कंक्लूड हो जाती है कि मरते ही हम देखते हैं कि ओकारुन और अयासे दोनों हॉलवे में लेटे हुए होते हैं। अयासे कह रही होती है कि मजबूत होने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है जब तुम हार्ड रहते हो। I mean, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, पर फिर भी वो सब बातें नहीं दिखाई जाएंगी। और एक्चुअली यहाँ से मांगा से बहुत सारे सीन कट कर दिए गए हैं, तो मुझे लगा नहीं था कि इतने सीन कट कर दिए जाएंगे, पर आई एम थैंकफुल कितने सीन कट कर दिए गए हैं, क्योंकि तभी वहाँ पे सारे बच्चे उन लोग को देख लेते हैं और उन बच्चों को देख के वो तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। माइंड यू, मैं आपको याद दिला दूं कि ओकारुन कंप्लीटली नेकेड है और मिस अयासे और आयरा लॉन्जरे में है। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई मीन, ये एनिमे है ही सस, और इस एनिमे की सस टेरिटरी कंप्लीटली चालू अभी भी है, पर फिर भी अभी आने वाले एपिसोड में और भी बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप मेरी बातों का विश्वास रखें और ऐसे छोटे मोटे सीन से कभी भी एनिमे ड्रॉप मत करिएगा। वंस अगेन, मुझे पता है, मुझे बोल देना चाहिए एज अ गुड पर्सन कि अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो ये एनिमे देखिएगा मत। बाकी मुझे पता है कितने लोग 18 साल से छोटे देख रहे हैं। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।